its default argument। ठीक है, ये टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आर्ग्यूमेंट की बात पहले बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन फंक्शंस की, एक्चुअल में फंक्शंस होता है क्या है। ठीक है, फंक्शंस जैसे सी के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, वही एज इट इज आपके सी प्लस प्लस के भी अंदर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, क्या होता है फंक्शंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है, या अपने को फंक्शंस की नीड क्या होती है। तो बताएंगे स्टूडेंट्स क्या होता है फंक्शंस, सबको पता है। यस, फंक्शन is a self-contained block of statement। ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, अपना सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसको अपन फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शंस की नीड क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन नीड ऑफ नीड फॉर अ फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर लिख लीजिए क्यों जरूरत पड़ती है इसकी थोड़ा सी, कि अ फंक्शन हैज अ clearly objective या इसको पर्पस भी लिख सकते हो, पर्पस एंड, एक बार लिख लीजिए फिर इसको मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। क्लियरली डिफाइंड interface with other functions in the program। ठीक है, आगे कंटिन्यूस में लिखते हैं अपन इसको, reduction in program size is another reason for using functions। ठीक है, लिख लिया स्टूडेंट्स सबने। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यूस में लिखिए, द फंक्शन कोड इज स्टोर्ड the function code is stored in, एक सेकंड में देख लीजिए आप एक बार, हाँ लिख लीजिए, चलिए इसमें लिख लीजिए, द फंक्शन कोड इज स्टोर्ड इन ओनली वन प्लेस इन मेमोरी
1 plus in memory, even true, it may be executed as it may be executed as many times as a user need, as a user need। ठीक है, लिख लिया सबने? yes. तो देखिए फंक्शंस क्या होता है कि सेल्फ कंटेंट जो अपन प्रीवियस में बढ़ा, देखो तो फंक्शंस क्या होता है, ये देख लीजिए। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट का एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है जो यूजर नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एक सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है और जैसे जैसे यूजर की नीड होती है तब तब वो उस फंक्शन को कॉल करके उसका यूज करता है। तो ये अपन फंक्शन के बारे में जानते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि एक एग्जांपल से अपन बात करें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स की, तो कैसे क्या फंक्शंस में क्या क्या कोड होते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक प्रोग्राम लिख लीजिए आप, एक फंक्शन का प्रोग्राम लिख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल होती है अपने पास वो क्या लिखते हैं अपन, हैश इंक्लूड क्या लिखते हैं सबसे पहले, stdio, किस में लिखते हैं, ये सी में लिखते हैं या सी प्लस प्लस में लिखते हैं? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? ठीक है, तो सी प्लस प्लस में कौन सी हेडर फाइल होगी, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये हेडर फाइल सबसे पहले अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शंस ले लेते हैं अपन, void main। ठीक है, मेन फंक्शंस, अब यहाँ पे देख लीजिए मैं कुछ फंक्शंस वगैरह लिख रहा हूँ, void इस नाम से एक फंक्शंस मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, clr scr। ठीक है, उसके बाद डेस्ट नाम से फंक्शन है, इनके बारे में एक एक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो पहले लिख लो खाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे और लिख रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, अब मैं इसमें एक एक चीज बताता हूँ। एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपका, अपना इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो, एक हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, आपने हेडर फाइल इंक्लूड की। ठीक है, वर्ड मैन आपका मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्ड डिस्प नाम से एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। इसको अपन क्या कहते हैं, ये कमेंट लाइन आगे लिख रहा हूँ मैं, इसको अपन कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। जो सेम सी के अंदर होता है वही आपके ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, CLR SCR क्या होता है, क्लियर स्क्रीन आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करना, यानी प्रीवियस आउटपुट आपके कुछ आए हों या कुछ और भी आपके एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर होते हैं, कंसोल स्क्रीन के ऊपर, उनको क्लियर करने का काम आपका ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन करता है। ये क्या काम करता है आपका, क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपका डिस्प नाम से, ये क्या कर रहा है, अपन किसी फंक्शन जो आपको ऑलरेडी बना हो उसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं, ओनली फंक्शन का नेम है और अपन इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल, यानी किसी फंक्शन को कॉल आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, और उसके बाद अपन यहाँ गेट फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को फ्रीज करने का, यानी मॉनिटर को फ्रीज करने का काम करता है, फ्रीज द मॉनिटर। इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, इसकी कोई नई चीज अपन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, है ना।
उसके बाद देखो यहाँ पे देखो डिस्प्ले फंक्शन अपन ने लिया था, तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले फंक्शन को अपन ने यहाँ पे डिफाइन भी किया है। डिफाइन के अंदर क्या किया कि एक सी आउट के अंदर अपन ने क्या लिखा, हेलो वर्ड, यानी जब जहाँ पे भी अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे आपका क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आपका लिखा हुआ जाएगा। तो इस तरह से अपन कोई भी फंक्शंस को क्रिएट करना और ऐसे अपन इसको कॉल करते हैं, जो अपन नॉर्मली हर लैंग्वेज के अंदर करते हैं और सी के अंदर भी आप करते हो, ऐसे ही अपने को C++ के अंदर करना। तो ये तो अभी अपने एक सिंपल से प्रोग्राम की बात हो गई। अब फंक्शंस को डिक्लेयर या डिफाइन कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो डिक्लेयर करने का तरीका पता है अपने को, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शंस का नाम, और आगे अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट के पैरामीटर्स, या विदाउट आर्गुमेंट है तो इस तरह से आपका लिखा जाएगा और आगे सेमीकोलन अपना लगा दिया जाएगा। इस तरह से तो अपने को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। और डिफाइन कैसे करना है, वो डिफाइन करने का तरीका है, डिफाइन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, जो भी नेम आपको रखना है वो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी आर्गुमेंट लिस्ट, जो भी आर्गुमेंट्स आपके इस फंक्शन के अंदर यूज आने वाले हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी फंक्शन की बॉडी, फंक्शन बॉडी, यानी जो भी आप इस फंक्शन के अंदर एक्टिविटी करना चाहते हो उसको आपके यहाँ पे डिफाइन होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, किसी भी फंक्शंस को अपन नॉर्मली करना है C++ के अंदर। अब एक एग्जांपल अपन देखते हैं, एक पढ़ेंगे अपन, अगर आपके आर्गुमेंट अगर लिखे हुए हैं किसी फंक्शंस के अंदर तो वो लिखा जाएगा फंक्शन विद आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पे अगर आपके आर्गुमेंट लिखे हैं तो वो फंक्शन क्या क्या लिखा जाएगा आपका, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। और यहाँ पे अगर आर्गुमेंट नहीं लिखा है तो सेकंड टाइप का होता है अपने पास फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। ये दो टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आप सबको पता है लेकिन फिर भी अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न टाइप यानी वॉइड, अपन ने रिटर्न टाइप ले लिया और एड नाम से अपन एक फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंदर मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, यानी कोई भी आर्गुमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, इंटीजर a, b, सम, तीन अपन ने इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए जो इस फंक्शन के अंदर आपके यूज आने वाले हैं। सबसे पहले मैसेज आएगा आपके पास सी आउट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन एंटर टू इंटीजर वैल्यू, कोई भी दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज आप एंटर करिए। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए अपन एंड एल का फंक्शंस का, इसका भी स्टेटमेंट का भी यूज ले सकते हैं। उसके बाद सी इन फंक्शंस, वेरिएबल जो आपका ए और बी है उनको अपन इनपुट ले लेते हैं, ये ए है आपका और ये बी है। ठीक है, सम के अंदर क्या होगा, सम इक्वल्स टू अपन ने किया यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी अपन इनपुट करेंगे वो सम के अंदर आपके असाइन हो जाएगी। उसके बाद सी आउट के अंदर क्या करेंगे अपन, ये मैसेज दे रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे अपन ने इस वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये बात कर रहे हैं अपन, ये क्या है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सी में आपके चार टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने चार कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया था। तो वही सेम कैटेगरी आपकी C++ के अंदर भी होती है। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट का ही डिस्कस करने वाले, सिंपल सा, है ना। तो ये है आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होगा, आपका दो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लिए। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा कि आप कोई भी दो इंटीजर वैल्यू एंटर करिए, यानी दो वैल्यू आप एंटर करोगे, वो फर्स्ट वैल्यू जाएगी आपकी ए के अंदर और सेकंड वैल्यू जाएगी बी के अंदर। ये दोनों वैल्यू ऐड होकर सम को असाइन हो जाएगी और सम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो अपन डिस्प्ले कर देंगे। ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है आपका, फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट, सॉरी यहाँ पे लिखना आपने को विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप का पढ़ रहे हैं अपन, फंक्शंस विद आर्गुमेंट। तो फंक्शन विद आर्गुमेंट, ठीक है, इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अपन। वैसे हम ले लेते हैं अपन, यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप ले लिया अपन ने और एड नाम से अपन एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, इंटीजर a और इंटीजर b दो आर्गुमेंट ले लिए, यहाँ पे वेरिएबल ही है।
ठीक है। इंटीजर सम एक थर्ड वेरिएबल ले लिया अपन ने, ठीक है। सम इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है, एंड सी आउट सम इक्वल्स टू सम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया अपन ने कि यहाँ पे आर्गुमेंट लिया इंटीजर ए और बी। अब यहाँ पे क्या होगा देखो कि जब भी अपन इस फंक्शन कॉल होगा तब अपने को दो वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की। तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी आपकी ए के अंदर और सेकंड वैल्यू जाएगी आपकी बी के अंदर, ठीक है। और ए और बी के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो दोनों ऐड होके ये थर्ड वेरिएबल है अपना सम, इस सम को असाइन हो जाएगी और लास्ट में अपन ने सी आउट से इस सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो ये फंक्शंस कहलाते हैं आपके फंक्शंस विद आर्गुमेंट, यानी यहाँ पे अपन आर्गुमेंट दिए तो ये फंक्शंस विद आर्गुमेंट अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब आर्गुमेंट को जो है अपने को एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें आगे, उस एग्जांपल से और अपन क्लियर कर लेते हैं कि कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करना है, कैसे आर्गुमेंट पास करना है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक है अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। लिख लीजिए इसके अंदर C++ allows a function to assign a parameter the default value in case no argument for that parameter, no argument for that parameter is specified in the function call। पहले लिख लीजिए फिर इसको मैं समझाता हूँ। फ्रेंड्स लिख लिया सबने? ठीक है। अब क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। अब देख लीजिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शंस के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐड फंक्शंस को कॉल करोगे इस तरह से ऐड, तो आपको दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने 5 और 3, तो 5 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी आपको, इसमें देख लीजिए ये 5 जो वैल्यू है वो किसको असाइन होगी बताइए, ए को असाइन हो जाएगी, ठीक है। और 3 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी आपकी, बी को असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप इस ऐड फंक्शन को कॉल करोगे तब आपको क्या कंपलसरी है यहाँ पे कि दो आपको वैल्यूज पास करनी ही होगी, तब जाके आपका ऐड फंक्शन कॉल होगा। या आप अगर इसको इस तरह से लिखते देखो कि आप उसको कॉल करते टाइम कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे कि ऐड और मैंने खाली यहाँ पे क्या लिख दिया 5। अब इस केस में क्या होता है बताइए मेरे को, अगर मैं मेन फंक्शंस के अंदर किसी को कॉल करता है इसको ऐड फंक्शंस को और इस तरह से कॉल कर लेता तो क्या होता है यहाँ पे बताइए, बताइए जरा, हाँ बताइए क्या होता। नहीं कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आती इसमें। सम कैसे होगा, यहाँ पे वैल्यू एक ही पास की अपन ने है ना, वैल्यू खाली 5 पास की अपन ने, जबकि अपने यहाँ पे वेरिएबल कितने आर्गुमेंट कितने दो है और वैल्यू आप एक पास कर रहे हो उसको कॉल करते टाइम। हाँ तब वैल्यू नहीं, एक आपकी एरर जनरेट करेगा कि जितने आपने आर्गुमेंट यहाँ पे अपने डिक्लेयर किए फंक्शन के प्रोटोटाइप के अंदर उतनी वैल्यू आपने पास नहीं की, ठीक है।
तो इस केस में अगर ऐसा केस आ जाता है तो वहां पे अपना कंसेप्ट कौन सा नीड आएगा, अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला। अगर मान लीजिए जितने आर्गुमेंट्स आपसे मांगे हैं उतने आपने पास नहीं किए, तो कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट अपन उसको असाइन कर देते हैं, तो उस केस में वो ऑटोमेटिक उसको मान लेता है कि अगर आपने 5 पास किया तो बी में क्या वैल्यू जाएगी, अगर अपन ने बी की वैल्यू पहले ही फिक्स कर दिया, अगर आप खुद दे रहे हो यहाँ पे 3 तो वो 3 ले लेगा, लेकिन अगर आप किसी केस में अगर बी की वैल्यू नहीं देते हो तब वो डिफॉल्ट वैल्यू वो उसको असाइन हो जाएगी। तो वो होते हैं आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। क्लियर हो गया कि जब उस केस में आप बी की वैल्यू अगर आप नहीं देते हो तो वो क्या वैल्यू मानेगा, वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है उसका। एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल लिख लीजिए इसका। एग्जांपल लिख रहे हैं अपन डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। एक प्रोग्राम है सिंपल सा। सबसे पहले हेडर फाइल आपकी हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ इंटीजर सम इंट एक्स कोमा इंट वाई कोमा इंट z इक्वल्स टू 0 कोमा इंट w इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस फंक्शंस की डेफिनेशन में अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आ जाइए आप मेन फंक्शंस के अंदर, इंटीजर मेन सी आउट सम 10,15 सी आउट सम 10,15,25 सी आउट सम 10,15,25,30, ठीक है। और ये लास्ट में इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो अपन रिटर्न 0 लिख देते हैं इसको, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। लिख लीजिए एक बार, आउटपुट क्या आएगा बताइए, बताइए आउटपुट क्या आएगा इसका। फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, सी आउट सम और 10 और अगर 50 पास करता है अपन, ठीक है। जबकि आपने क्या किया यहाँ पे देखो, सम जो फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे 4 आर्गुमेंट लिए, इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z और इंटीजर w, यहाँ 4 आर्गुमेंट लिए। यानी जब भी आप इस सम फंक्शंस को कॉल करोगे तब आपको 4 वैल्यू इसमें पास करनी होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेन फंक्शंस के अंदर, कि जब फर्स्ट टाइम अपन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे अपन वैल्यू पास कर रहे हैं 10 और 15, तो उस केस में क्या होगा देखो, 10 वैल्यू सीधी किसको असाइन हो जाएगी यहाँ पे x को, और 15 वैल्यू हो जाएगी आपकी y को, ठीक है। और z की वैल्यू यहाँ पे अपन ने पहले फिक्स कर रखी 0 0, लेकिन अपन ने यहाँ पे देखो z और w की वैल्यू अपन ने दी ही नहीं, तो उस टाइम पे ये किसको असाइन कर लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या मान लिया जाएगा यहाँ पे, z की वैल्यू 0 और w की वैल्यू भी क्या मान लेगा, ये 0 मान लेगा। उस केस में क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, ये x की वैल्यू क्या है अपने पास 10, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 15, z की वैल्यू 0 और w की वैल्यू 0, तो टोटल आंसर कितना हो गया आपका 10 और 15 25, तो इस फर्स्ट लाइन का आंसर क्या आएगा अपने पास 25, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड की बात करें अपन, कि सेकंड में क्या होगा आपके पास, वैल्यू पास की अपन ने 10 15 और 25, तो देखो 10 किसको असाइन हो जाएगा सीधा वापस x को, 15 किसको हो जाएगा y को, और यहाँ पे देखो 25 वैल्यू किसकी जाएगी सीधे z को, यानी यहाँ पे 0 नहीं मानेगा उस टाइम पे, यहाँ पे क्या असाइन हो गया 0 तो पहले था, और अब क्या असाइन हो गया यहाँ पे 0 की जगह पे 25, तो z की वैल्यू क्या होगी अपने पास 25, तो कैलकुलेट क्या होगा आपके पास 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस w की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका सेकंड लाइन का 25 और 10 15 यानी 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, तो सेकंड लाइन का आंसर आएगा आपका 50, ठीक है। उसके बाद थर्ड वैल्यू दी अपन ने 10 15 25 और 30, इस केस में क्या होगा देखो कि फर्स्ट x की वैल्यू क्या मानी जाएगी आपकी 10, y की वैल्यू हो जाएगी 15,
z की वैल्यू हो जाएगी 25 और w की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। पहले वैल्यू क्या थी 0, लेकिन अब क्या असाइन हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी। यहाँ पे जब अपन 4 आर्ग्यूमेंट देके भी कॉल कर रहे हैं तो भी ये फंक्शंस कॉल हो रहा है, 3 आर्ग्यूमेंट देके कॉल कर रहे हो तो भी फंक्शंस कॉल हो रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट देके कॉल कर रहे हो तो भी फंक्शंस कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे z और w क्या माने जाएंगे, आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट माने जाएंगे। तो थर्ड वैल्यू का जो आंसर आएगा आपके, थर्ड जो लाइन है आपका यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 50 + 30 कितने हो जाएंगे आपके 80 आंसर। ये आपका इस प्रोग्राम का आपका आउटपुट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट? आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पे, अगला टॉपिक लिख लीजिए आप, वो है अपना कांस्टेंट आर्गुमेंट। कांस्टेंट आर्गुमेंट लिख लीजिए, इसके बारे में क्या होता है कांस्टेंट आर्गुमेंट। C++ functions may have constant arguments these arguments are treated as constants. These value cannot be modified by the function. उसके बाद for making the arguments constant to a function we should use the keyword const। ठीक है, कांस्टेंट बनाने के लिए आपको कीवर्ड किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कॉन्स्ट कीवर्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा वो। तो सिंटेक्स आपका इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, void max const float x comma const float y। ठीक है, इस तरह से अपन ने लिख लिया। तो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में इस x और y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, बाद में आप चेंज नहीं करते, एक बार जो असाइन होगी वही वैल्यू आपकी उस पूरे प्रोग्राम में रहेगी, बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से अपन कांस्टेंट आर्गुमेंट इसमें किसी फंक्शंस में रख सकते हैं, यानी एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी, वो x और y की वैल्यू एक बार असाइन होगी, वो दोबारा अगर आप उसको चेंज करोगे या दोबारा कॉल करने के टाइम पे अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। उसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन के कॉलिंग फंक्शंस। किस टाइप से आपको फंक्शंस को कॉल करते हैं अपन, वो भी आप पढ़ भी चुके हो पहले, लेकिन अपन वापस इसमें रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। कितने टाइप से आप फंक्शन कॉल कर सकते हो? पहला होता है आपका कॉल बाय वैल्यू, एंड सेकंड होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। दो टाइप से अपन किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो देखो एग्जांपल पढ़े थे अपन ने पहले,
तो जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल पढ़ा था अपन ने, ये इस एग्जांपल की बात की थी। तो यहाँ पे देखो फंक्शन को कॉल किया अपन ने, ए और बी अपन ने दो यहाँ पे वेरिएबल लिए थे और यहाँ पे 5 और 3 वैल्यूएशन की, यहाँ पे वैल्यू पास करके आपने इस फंक्शन को कॉल किया। तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाएंगे आपके, कॉल बाय वैल्यू वाले फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, ये आप पहले पढ़ भी चुके हो सी के अंदर, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना, कुछ बताने की जरूरत है आपको इसमें कॉल बाय वैल्यू के बारे में? यस। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में कुछ बताने की जरूरत है आपको? अगर आप वैल्यू से पास करते हो तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा, और बाय रेफरेंस पास करते हो तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। इसमें कुछ बताने की जरूरत है? ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल, यानी कॉल बाय रेफरेंस को अपन किस तरीके से कॉल करते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस के बारे में लिख लो पहले आप, सेकंड टाइप का कॉल बाय रेफरेंस। छोटा सा स्वैपिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream .h void main integer num1 num2, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए अपन ने। ठीक है, void swap integer एम्परसेंट कॉमा इंटीजर एम्परसेंट, यहाँ पे अपन दो वेरिएबल लेंगे जो किसी एड्रेस के लिए, एड्रेस टाइप के, पॉइंटर टाइप के यहाँ पे अपने वेरिएबल लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्योंकि ये सी को भी रेफरेंस करेंगे अपन, तो यहाँ पे मैं सी की हेडर फाइल भी इंक्लूड कर देता हूँ। ये अपन सी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं ना, conio.h। ठीक है, उसके बाद सी आउट एंटर नंबर। ठीक है, उसके लिए वापस अपन आगे सी इन, और दोनों नंबर को अपन इस तरह से ले लेंगे, num1 और num2। ठीक है, उसके बाद इसी प्रोग्राम को आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। सी आउट बिफोर स्वैपिंग सी आउट num1 और num2। num1 और num2 में आपने जो वैल्यू असाइन की वो आपके इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब बात करें आगे अपन, जो आपने फंक्शंस यहाँ पे जो डिक्लेयर किया उसको डिफाइन करना अपने को, स्विपिंग वाले फंक्शंस को। ठीक है, तो उसके लिए अपन फंक्शंस कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। स्वैप num1 num2, सी आउट आफ्टर स्वैप, स्वैपिंग के बाद क्या आंसर आना चाहिए वो, सी आउट num1 और num2। ठीक है, स्वैपिंग से पहले आपके ये नंबर होंगे, और स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद आपके ये स्वैप फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करेगा, इसको डिफाइन बाद में करेंगे अपन, और आफ्टर स्वैपिंग में आपके ये दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस स्वैप वाले फंक्शंस को अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो void स्वैप, यहाँ पे आपके एड्रेस टाइप के दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे इन दोनों को ले लेते हैं अपन, इंटीजर एम्परसेंट ऑफ ए कॉमा इंटीजर एम्परसेंट ऑफ बी। डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टेम्प नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो है आपकी वो एड्रेस इस टेम्प में चला जाएगा, और ए में किसका एड्रेस आ जाएगा, बी का एड्रेस, और
बी को क्या वैल्यू दे दी अपन ने, जो टेम्प में अंदर है वो यहाँ पे बी को वैल्यू दे दी और यहाँ पे अपन ने इस तरह से पास कर दी। ठीक है, तो जब भी ये फंक्शंस कॉल होगा देखो, तो यहाँ पे अपन क्या पास करेंगे, इन दो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू सीधे की जाएंगी इसके एड्रेस में जाएगी। ठीक है, और इस एड्रेस पे यानी ए के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है, यानी ए का जो एड्रेस है वो टेम्प में चला जाएगा, फिर बी का एड्रेस है वो ए में चला जाएगा, और ए के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्प के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से दोनों वैल्यूज के एड्रेस चेंज हो जाएंगे, और एड्रेस चेंज होने पे अपन जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो क्या करेंगे, आपकी इन दोनों की वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। यानी एड्रेस के थ्रू आप कोई भी वैल्यू को अगर आप कॉल करते हो तो वो होता है आपका कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय, एक सेकंड, हाँ अब देखिए बताइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनलाइन फंक्शंस। टॉपिक है आपका इनलाइन फंक्शन, जो आपका सी प्लस प्लस का है। अभी तक अपन ने सी के बारे में डिस्कस किया था, अब अपन सी प्लस प्लस के बारे में चल रहे हैं। टॉपिक है अपना इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, लिख लीजिए इसके बारे में क्या होता है। दीज आर द फंक्शंस, these are the functions designed to speed up program execution. An inline function is expanded in the line where it is invoked. We are familiar with the fact that in case of normal functions, in case of normal function, the compiler have to jump to have to jump to another location, for the execution for the execution of the function, and then the control is return back to the return back to the instruction immediately after the function call statement. The function call statement. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लीजिए। सो एग्जीक्यूशन टाइम, एक सेकेंड है ना, हाँ लिख लीजिए अभी।
लिख लीजिए फिर बताइए मेरे को ना। चलिए नेक्स्ट आप कंटिन्यू रखिए इसको। नेक्स्ट, सो एग्जीक्यूशन टाइम taken is more in case, taken is more in case of, in case of normal function, there is a there is a memory penalty in the case of inline function। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, if a function is inline, if a function is inline, the compiler plays, the compiler plays a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time, inline function, inline function plays keyword inline before function name। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हुई, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं अपन इसको, पहले लिख लीजिए आप एक बार, फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो इनलाइन फंक्शंस की नीड कहाँ होती है कि जब मान लीजिए किसी सेम टाइप के फंक्शंस को अपने को बार बार कॉल करना होता है, यानी मेनी टाइम्स अपने को कॉल करना आता है, तो कंपाइलर क्या करता है, बार बार उस मेमोरी लोकेशन पे जाता है, बार बार उस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इसकी बजाय अपन उस फंक्शंस को क्या कर देंगे, इनलाइन कर देंगे, तो वो एक बार टेम्परेरी रूप से उस मेमोरी में आपका सेट हो जाएगा, यानी बार बार कंपाइलर को उस मेमोरी लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज से क्या होगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस फंक्शंस का वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और आपका जो प्रोग्राम है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शंस के फास्ट एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो ये जो वर्क होता है वो इनलाइन फंक्शंस की हेल्प से होता है। और इनलाइन फंक्शन जो होते हैं आपके सेम आपके फंक्शंस जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि उस फंक्शंस के आगे क्या लिखा आ जाता है, आपका इनलाइन कीवर्ड आपका लिखा हुआ आ जाता है उस फंक्शंस के आगे। तो वो फंक्शंस किस टाइप का बन जाएगा, आपका इनलाइन फंक्शंस बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल और इसकी लिमिटेशंस और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है वो आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, इनलाइन फंक्शंस अपन कैसे इसको बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं अपन इनलाइन फंक्शंस, उसका तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल फंक्शंस नाम के आगे रिटर्न टाइप की जगह आपको क्या लिखना है, इनलाइन कीवर्ड लिखना है, इनलाइन इस तरह से लिखना है। फिर आपका फंक्शंस का जो हेडर होता है जैसे अपन बनाते हैं अभी तक, वो फंक्शंस हेडर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद उस फंक्शंस की बॉडी जो भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको इस तरह से इसका सिंटेक्स आएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं अपन कि इनलाइन, ठीक है, उसके बाद वॉइड मिन नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ठीक है, सी आउट x और y में क्या करेंगे अपन, x लेस देन y, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, और x, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो तो x प्रिंट करेगा और अगर फॉल्स हो तो y प्रिंट ये कर देगा, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन बना लेते हैं अपन यहाँ पे, वाइड मेन, इंटीजर num1 कॉमा num2। डिफरेंस यहाँ पे आपको लिखने में कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, दोनों में खाली एक इनलाइन कीवर्ड का डिफरेंस नजर आएगा, बाकी सेम आपका नॉर्मल फंक्शन जैसे लिखा जाता है वैसे। इसका जो डिफरेंस वहां पे नजर आता है जब आपका कंपाइलर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, तब आपको उसका डिफरेंस नजर आता है, बाकी आपको लिखने में कोई भी डिफरेंस इसमें नजर नहीं आएगा। सी आउट एंटर टू इंटीजर सी इन num1 और num2, ठीक है। उसके बाद मिन वाले फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं अपन, तो num1 में जो वैल्यू आई और num2 में जो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को आप असाइन करके इसको कॉल कर लिए, ये प्रोग्राम का एंड हो गया। तो बस खाली अपने को ध्यान क्या रखना है खाली यहाँ पे कि उस फंक्शंस को बनाते टाइम आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड का यूज लेना, और बाकी जो आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो बस वैसे आपको एज इट इज बनाना है। इससे क्या होगा, बार बार वो मेमोरी में जाने की बजाय वो एक बार टेम्परेरी मेमोरी में आ जाता है और उसको आपको इजीली उसकी एग्जीक्यूशन टाइम आपका बढ़ा देता है। अब आगे लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ कि कब कब आपका जो ये इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करता है, यानी किस किस कंडीशन में आपका जो है ये इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करता है। तो पॉइंट है आपका द इनलाइनिंग, कुछ कंडीशन है जब आपका इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करता, वो आपको ध्यान में रखनी है। इनलाइनिंग डज नॉट वर्क फॉर द फॉलोइंग situations। इन सिचुएशंस में आपका ये जो है ये फंक्शंस वर्क नहीं करता। क्या क्या सिचुएशंस है वो पहले लिख लीजिए आप, फॉर फंक्शन रिटर्निंग values and having a loop or a switch or a go to statement। यानी इनलाइन फंक्शन कब वर्क नहीं करेगा, जब आप किसी लूप का यूज ले रहे हो, किसी फंक्शन के अंदर कोई लूप है या स्विच का स्टेटमेंट है या गो टू स्टेटमेंट है, ये अगर स्टेटमेंट आपके किसी फंक्शंस के अंदर है तो वो फंक्शंस आपका एज ए इनलाइन वर्क नहीं करेगा, ये आपको उस टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लूप के अंदर इसका यूज नहीं लेना है, स्विच केस और गो टू स्टेटमेंट के अंदर इसका यूज नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड है कि फॉर फंक्शंस दैट do not return value and having a return statement।
यानी किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट अपन ने लिख रखा है, तो उस केस में भी आपका क्या रहेगा, ये इनलाइन फंक्शंस वर्क नहीं करेगा। यानी रिटर्न जीरो जो अपन करते हैं उस तरह से अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करा रखी है, लेकिन उसके अंदर क्या कर रखा अपन ने, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह रिटर्न आप नल कर रहे हैं वैल्यू या कोई जीरो कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका इनलाइन फंक्शन वर्क नहीं करेगा, आपको कोई कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होगी। उसके बाद स्टैटिक टाइप के अगर वेरिएबल है किसी फंक्शन के अंदर, तो वो भी आप इनलाइन टाइप के नहीं बना सकते हो। तो फॉर फंक्शन हैविंग स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक टाइप के अगर आपके पास वेरिएबल्स है तो वो भी आपका इनलाइन टाइप का फंक्शंस नहीं बनेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, इफ द इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, इफ द inline functions are recursive, अगर रिकर्सिव टाइप का फंक्शन है तो भी आप इनलाइन टाइप का फंक्शन नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात करें अपन, ये तो बात हो गई लिमिटेशंस की, क्या किन किन सिचुएशंस में आप इनलाइन फंक्शंस नहीं बना सकते हो, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि इनलाइन फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं अपन, बेनिफिट्स ऑफ इनलाइन फंक्शन। फर्स्ट बेनिफिट है इसका, बेटर देन अ मैक्रो, अब मैक्रो से आपका ये ऐसे ही वर्क करता है। सेकंड बेनिफिट है आपका फंक्शन कॉल ओवरहेड्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, ओवरहेड्स को एलिमिनेट करता है ये इनलाइन फंक्शंस। उसके बाद प्रोग्राम बिकम्स मोर रीडेबल एंड फोर्थ पॉइंट आपका, फोर बेनिफिट्स इसका, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स मोर एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स है जो इनलाइन फंक्शंस के होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने बात की थी कि स्टार्टिंग से अपन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर डिफाइन और कॉल करना है, और उसके बाद कैसे आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से अपन किसी फंक्शंस को वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, किस टाइप के फंक्शन कॉल करना है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का आपका डिफरेंस। उसके बाद इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनलाइन फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर डिफाइन करना है वो बात की अपन ने। उसके बाद किन किन केस के अंदर, किन किन सिचुएशंस में आप इनलाइन फंक्शंस वर्क नहीं करेगा, वो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखना आपको, और इसके बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में अपन ने आज की क्लास में बात की। तो स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें किसी को पहले तो